बेंगलुरु में भारत का अब तक का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2023 शुरू हो गया है और इसमें 98 देश शामिल हैं। भारतीय कंपनियों ने इसमें अपने हेलीकॉप्टर, अपने फाइटर जेट, सुपरसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट सहित दूसरे डिफेंस प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। पर सबसे ज्यादा चर्चा उस स्वदेशी फाइटर ट्रेनर की हो रही है जिस पर हनुमान जी की तस्वीर बनी हुई है। आत्मनिर्भर भारत की इस ताकत से देश की सेनाओं की पावर कितनी बढ़ गई है और यह देश के दुश्मनों के लिए कितनी बुरी खबर है, आज की पहली स्पेशल रिपोर्ट में यह हमने आप डिकोड किया है। अमृतकाल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है। तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश से उड़ान भरने वाला एक फाइटर पायलट करता है। भारत के बजरंग बली को देखकर सीमा पार खलबली मच गई है। एरो इंडिया 2023 में एक स्वदेशी सुपरसोनिक फाइटर ट्रेनर लॉन्च किया गया है। इस एयरक्राफ्ट की टेल पर गदा के साथ पवन पुत्र की तस्वीर बनी हुई है। इस तस्वीर के साथ एक मैसेज भी लिखा हुआ है, द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। इस एयरक्राफ्ट की मदद से फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलटों को ट्रेनिंग दी जा सकती है। इस लॉन्चिंग के साथ ही ऐसा लग रहा है मानो डिफेंस सेक्टर में भारत की स्वदेशी ताकत का तूफान आ गया है। भारतीय वायुसेना के पायलटों को ट्रेंड करने के लिए भारत में पहले भी एयरक्राफ्ट बनाए गए हैं। अभी जो भी पायलट ट्रेंड होता है वो सबसे पहले HTT-40 हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर पर ट्रेंड होता है और उसके बाद वो किरण या IGT पर ट्रेंड होता है। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग हॉक एयरक्राफ्ट पर होती है, जहां से वो सीधे जो भारतीय वायुसेना के फाइटर्स है उसमें जाता है। ये पहला स्वदेशी सुपरसोनिक ट्रेनर है जो हॉक के बाद आएगा। 2030 तक ही आएगा, उस समय तक हॉक रिटायर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये पहला सुपरसोनिक ट्रेनर होगा भारतीय वायुसेना के पायलट्स के लिए जिसे भारत में बनाया गया। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन HV ठाकुर है, टेस्ट पायलट है। सर, सबसे पहले तो ये आप तो टेस्ट पायलट है, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी के पास होगा नहीं। सर, कितना बड़ा ये फायदा होगा, क्योंकि पहले ही माना गया था हॉक से पहले कि प्रॉब्लम होती थी, एक क्वांटम जंप हो जाता था किरण के बाद फाइटर्स में। ये कहाँ का गैप पूरा करें? ये HLF-T42 जो है ये स्पेसिफिकली उन एयरक्राफ्ट के लिए बनाया है जिनका टाइप ट्रेनर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उन एयरक्राफ्ट के लिए बनाया है जिनमें फ्लाइंग बहुत एक्सपेंसिव है। कुछ इंपोर्टेड एयरक्राफ्ट हैं, हर तरह के एयरक्राफ्ट जिसमें टर्न अराउंड ऑफ फ्लाइंग इज एक्सपेंसिव, इनएफिशिएंट, टेक्स टाइम कंज्यूमिंग, पायलट्स वेट करते रहते हैं 4-4 साल ट्रेनिंग के लिए। उन सब एयरक्राफ्ट का जो ट्रेनिंग है वो ये करेगा और सोल्यूशन ये रहेगा कि वो 3-4 साल जो पायलट को लगते हैं वो 1 साल में हो जाएगा। यानी इससे सबसे बड़ी फायदा ये होगा कि पायलट को ट्रेनिंग के लिए मौके ज्यादा मिलेंगे। मौके ज्यादा मिलेंगे, पर क्या ट्रेनिंग? वो ट्रेनिंग जो आज नहीं हो पाती, वो ट्रेनिंग जो AJT करता है वो है फ्लाइंग स्किल्स बढ़ाने के लिए। आपको कैसे विमान चलाया जाता है वो सिखाने के लिए, कैसे उसमें मैन्यूवरिंग करी जाती है वो सिखाने के लिए बस। पर उससे लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, उसमें रडार में आप करते क्या हैं, उसमें मिसाइल आप ऑन कैसे करते हैं, फायर कैसे करते हैं, किसको फायर कर सकते हैं, किससे बचना है, उसमें RWR में क्या दिखता है, क्या सुनता है, कहाँ आपको भागना है, कहाँ आपको बचना है। ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं जो AJT नहीं सिखा सकता है वो लीडिंग फाइटर ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। पर हमारे जो एयरक्राफ्ट में वो इतने हाई परफॉर्मेंस हैं कि हम लीडिंग फाइटर ट्रेनिंग किसी लो परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट में नहीं कर सकते। हमें सुपरसोनिक परफॉर्मेंस 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 ये एक मंत्रा है जो हमें अचीव करना ही करना है। उसमें ट्रेनिंग जो है वो बहुत डिफरेंट है सबसोनिक से।
यानी अगर सीधी जबान में आम लोगों की जबान में कहा जाए तो इस ट्रेनर के आने के बाद सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अभी जो फाइनल ट्रेनिंग हॉक पर दी जाती है उसमें भी असली लड़ाई का अनुभव नहीं मिलता है फाइटर पायलट को, जिसके लिए उसको जब एयरफोर्स में शामिल होता है तब भी उसको समय लगता है। उस समय को ये खत्म कर देगा, पूरी तौर पर ट्रेन पायलट जाएगा। दूसरा, आपने ये बताया कि ये इतना एडवांस है कि इस पर ट्रेनिंग करने के बाद जो भारतीय वायुसेना के बहुत अच्छे एडवांस एयरक्राफ्ट हैं उनमें काम करने में उसको कोई परेशानी नहीं होगी। इसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी? इसकी परफॉर्मेंस मैच करनी पड़ेगी उन फाइटर्स को। तो अगला फाइटर कौन है? अभी जो अप्रूव हुआ है रिसेंटली, सीसीएस ने जो अप्रूव किया है वो LCA Mark 2 है। सो LCA Mark 2 से कम परफॉर्मेंस हम नहीं रख सकते। उसको ट्रेनिंग कराने के लिए मैचिंग परफॉर्मेंस चाहिए, ताकि आपके जो एनवेलप जो रडार में दिखता है, जो मिसाइल में दिखता है, जो आपकी थ्रेट परसेप्शन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहे, ताकि पायलट गलत आइडिया ना लेकर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जाए। और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में ट्रेनिंग करना बिल्कुल ही इनएफिशिएंट है, बिल्कुल ही वो तरीका नहीं है ट्रेनिंग करने का। सब कुछ यहाँ कॉम्बैट ट्रेनिंग यहाँ लेकर जाएगा, फिर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जाएगा, सिर्फ वो एयरक्राफ्ट कैसे चलाना है उसको सीखेगा, टेक ऑफ कैसे करना है, क्रूज कैसे करना है, लैंड कैसे करना है। बाकी सारी कॉम्बैट ट्रेनिंग यहाँ कर वहाँ पहुँचेगा। फाइटर पायलट एक बार ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जब अपनी फाइटर स्क्वाड्रन में पहुंचता है तो उस समय उसको दोबारा इंतजार करना पड़ता है जब वो असली लड़ाई के तौर पे सीख सके। ये ट्रेनर जब बन जाएगा तो ये न केवल भारत का पहला स्वदेशी सुपरसोनिक ट्रेनर होगा, बल्कि ये भारतीय वायुसेना के पायलट्स को ट्रेनिंग में लगने वाले समय को बहुत ज्यादा कम कर देगा। यानी उस समय उनके पास एकेडमी से निकलने के बाद सीधे ऑपरेशन में जाने का एक मौका रहेगा। सबसे पहले इस नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक ट्रेनर की ताकत समझिए। इसे बनाने वाली कंपनी HAL का दावा है कि इसमें मॉडर्न कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की सारी खूबियां हैं। HAL का दावा है कि यह सुपरसोनिक ट्रेनर भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट्स की मदद करेगा। इसमें किसी मॉडर्न फाइटर जेट की ज्यादातर खूबियां हैं, यानी इस पर ट्रेनिंग के बाद एयरफोर्स के पायलट्स को असली फाइटर जेट पर काफी कम वक्त तक ट्रेनिंग की जरूरत होगी। अगर भारतीय वायुसेना के पास ज्यादा सुपरसोनिक ट्रेनर हों तो इससे भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स का वर्कलोड कम हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट वायुसेना के पास ऑपरेशंस के लिए मौजूद रहेंगे। भारत की रफ्तार चाहे कितनी तेज हो, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। उसे हमेशा ग्राउंड सिचुएशन की जानकारी रहती है। यही तो हमारे पायलट भी करते हैं। एरो इंडिया की गगनभेदी गर्जना में भी भारत के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसपोर्ट की गूंज है। इस सुपरसोनिक ट्रेनर की टेल पर बजरंगबली की तस्वीर क्यों लगाई गई है, अब ये भी समझ लीजिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने 60 के दशक में भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान डिजाइन और डेवलप किया था। तब उस विमान का नाम मारुत रखा गया था। पौराणिक कहानियों में पवन देवता के लिए मारुत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और इस बार HAL ने स्वदेशी ट्रेनर पर पवन पुत्र यानी बजरंगबली की तस्वीर लगाई है। ये एक तरह से भारत की स्वदेशी ताकत का प्रदर्शन है। बेंगलुरु में आज से एरो इंडिया 2023 की शुरुआत हुई है और इस समय भारतीय रक्षा उत्पादन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। एरो इंडिया का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का लक्ष्य अगले 2 सालों में $5 अरब के डिफेंस प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना है। इस प्रदर्शनी में भारतीय हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट के साथ साथ अपनी एयर पावर दिखा रहे हैं। आज एरो इंडिया में स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड ने अपनी ताकत दिखाई। ये हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुका है। आत्मनिर्भर भारत अब स्वदेशी तकनीक और स्वदेशी हथियारों की मदद से खुद को किसी भी संघर्ष के लिए तैयार कर रहा है। It's a work in progress and you would appreciate it is difficult to lay down a timeline, but what I want to emphasize and highlight is that the kind of ecosystem that we have, the ecosystem that is getting developed, the kind of enthusiasm, the kind of capability that is there in the civil defense industry, I am sure in the next, I would say 8 to 10 years, I think we will be able to fight our future wars with our indigenous solutions.
भारतीय सेनाओं के लिए बड़ी तादाद में हल्के हेलीकॉप्टर्स यानी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की खरीद होनी है। ज्यादा संभावना है कि इस बड़े सौदे में स्वदेशी हेलीकॉप्टर को खरीदने का फैसला किया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय रक्षा इंडस्ट्री के लिए बड़ी सफलता होगी। दुनिया की सभी बड़ी कंपनियां इस शो में हिस्सा ले रही हैं और इस बार इसका आयोजन बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स में सबसे नया लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, इसका प्रदर्शन लाजवाब है, हल्का हेलीकॉप्टर है और इसके जरिए भारतीय सेनाओं की एक बहुत बड़ी जरूरत पूरी होने की उम्मीद है। दरअसल भारतीय सेनाएं यानी भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना, इसके अलावा कोस्ट गार्ड और बीएसएफ भी हल्के चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों में, खासतौर पर लद्दाख जैसी जगहों में चीता हेलीकॉप्टर ही काम आता है, जो कैजुअलिटी इवैक्यूएशन से लेकर दूर दराज की चौकियों तक 21,000 फीट की ऊंचाई तक रसद, गोला बारूद और दवाइयां पहुंचाने के काम आता है। भारतीय सेनाओं को उन हेलीकॉप्टर्स की जगह दूसरे हेलीकॉप्टर्स चाहिए और उसके लिए रूसी कामोव हेलीकॉप्टर के बारे में बात बहुत आगे चल चुकी थी, लेकिन अब फैसला यह किया जा रहा है कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की ही खरीद की जाएगी भारतीय सेनाओं के लिए। हालांकि अभी इस पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। संभावना इस चीज की है कि भारतीय सेनाओं की जरूरत के लिए यही लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर होगा। इस हेलीकॉप्टर में 4 वीआईपी सीटें हैं और इसके अलावा अगर जरूरत पड़े तो 6 पैसेंजर सीट इसमें लगाई जा सकती है, यानी 6 सैनिक इसमें बैठ सकते हैं। सीटों को हटाकर इसमें 2 स्ट्रेचर रखे जा सकते हैं। अगर कैजुअलिटी इवैक्यूएशन या मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाए तो इसमें 2 स्ट्रेचर लगाए जा सकते हैं। सबसे खास बात है, भारतीय सेनाओं की जरूरत सियाचिन में हेलीकॉप्टर्स की पड़ती है, जो चीता हेलीकॉप्टर ही है जो उतनी ऊंचाई तक जा सकता है। यह हेलीकॉप्टर 21,000 फीट की ऊंचाई तक जाएगा, यानी भारतीय सेनाओं की तैनाती जिस सबसे ज्यादा ऊंचाई की जगह तक है वहां तक ये पहुंचेगा। 21,000 फीट की ऊंचाई तक जाएगा। 250 किलोमीटर के आसपास इसकी रफ्तार होगी और एक बार ईंधन भरने के बाद ये 600 किलोमीटर तक जाएगा, या कि 3.5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। अगर भारतीय सेनाओं ने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर स्वदेशी खरीदने का फैसला किया तो ये भारतीय रक्षा उत्पादन के लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा, एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि ऐसे सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स की जरूरत भारतीय सेनाओं को आने वाले दिन में पड़ेगी। चीता और चेतक जो 3 पैसेंजर वाले या 5 पैसेंजर वाले हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको बदलने के लिए ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भविष्य में भारतीय सेनाओं का सबसे भरोसेमंद और सबसे जरूरी साथी हो सकता है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, बेंगलुरु। तो इस एयर शो में फाइटर जेट्स और लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल एंटी टेरर ऑपरेशन में भी किया जा सकता है। वैसे टेरर का नाम सुनते ही आपके भी जहन में पाकिस्तान जरूर आएगा। पाकिस्तान में एंटी टेरर मॉक ड्रिल हो रही है। सुनकर आपको हैरानी होगी। जो पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, आतंकियों को पालता पोसता है, उसी पाकिस्तान में एंटी टेरर ड्रिल हो रही है। पाकिस्तान ने एंटी टेरर ड्रिल में वो सीन रिक्रिएट किया है जो उसने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के लिए प्लान किया था। आतंकी भेजने वाले पाकिस्तान का ढोंग। आतंक फैलाने वाले देश का एंटी टेरर ड्रिल। कुछ आतंकी समंदर में बोट से उतरते हैं और फिर हाथों में हथियार लहराते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर एक जगह को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इस वीडियो को देखकर आपको मुंबई का 26/11 आतंकी हमला याद आ गया होगा। कुछ इसी तरह से पाकिस्तान ने मुंबई में समंदर के रास्ते आतंकी भेजे थे और उन आतंकियों ने मुंबई पर कहर मचाया था। अब वही आतंकिस्तान अपने यहाँ एंटी टेरर ड्रिल कर रहा है। जो देश टेरर फैलाने का मास्टर है, वो देश काउंटर टेररिज्म डेमो कर रहा है। ये अपने आप में किसी मजाक से कम नहीं है। कराची में समंदर किनारे पाकिस्तान की नेवी ने एंटी टेरर ड्रिल किया, जिसमें कुछ आतंकी बोट के जरिए समंदर में उतरे और हाथों में हथियार लिए शहर में घुस गए।
दुनिया पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री मानती है। भारत में होने वाली आतंकवादी घटनाओं से लेकर दुनिया में होने वाली आतंकी गतिविधियों का कनेक्शन कहीं न कहीं पाकिस्तान से ही निकलता है। अब ऐसा एंटी टेरर ड्रिल आतंकवाद पर पाकिस्तान का सिर्फ दिखावा भर है। पाकिस्तान एंटी टेरर ड्रिल का ढोंग क्यों कर रहा है वो भी समझ लीजिए। पाकिस्तान में इस वक्त अमन 23 नाम से एक सैन्य अभ्यास चल रहा है। इस सैन्य अभ्यास में चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, तुर्की और श्रीलंका समेत 50 देश शामिल हैं। इन देशों के सामने पाकिस्तान आतंकवाद विरोधी अभ्यास करके ये दिखाना चाह रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है। हालांकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान और आतंकवाद एक ही सिक्के के बस दो पहलू हैं। आतंकवाद पर पाकिस्तान लाख खुद को साफ साफ दिखाने की कोशिश करे, लेकिन दुनिया जानती है कि आतंकवाद पर पाकिस्तान की नीति हमेशा दो मुही रही है और रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। पाकिस्तान में भले ही इन दिनों कंगाली है, लेकिन वहां की सेना मिलिट्री ड्रिल पर फोकस कर रही है। हाल ही में पाकिस्तान ने तुर्की की सेना के साथ मिलकर ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल किया है। इस ड्रिल में पाकिस्तान और तुर्की की स्पेशल फोर्स शामिल है। पाकिस्तान की सरकार अपनी जनता की मदद करने के बजाय मिलिट्री एक्सरसाइज करके सोशल मीडिया पर वीडियोस रिलीज कर रही है। पर इस्लामाबाद से लाहौर तक पाकिस्तान की जनता आटा, दाल, चावल और पेट्रोल ढूंढ रही है। पिछले 7 दिनों से तुर्की और सीरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात चल रहा है। कहीं जिंदगी की जंग जीतने की खुशी है तो कहीं अपनों को खो देने की हताशा है। तुर्की में लोग अपनी सरकार के खिलाफ गुस्से में भी भूकंप के झटके भी रह रहकर महसूस हो रहे हैं, जिन्हें आफ्टर शॉक्स कहा जाता है। क्या कुछ है तुर्की और सीरिया में हालात, ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले अब तक के 6 बड़े अपडेट आपके सामने रखते हैं। आपको बता दें कि तुर्की में 31,000 लोग अब तक मारे जा चुके, जबकि सीरिया में मरने वालों का आंकड़ा 5,000 के पास पहुंच गया है। देखिए, तुर्की में 31,000, सीरिया में 5,000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। यानी कि मिडिल ईस्ट के दोनों देशों में मरने वालों की जो संख्या है वो 36,000 के पार हो गई। आपको बता दें कि तुर्की में भूकंप की चपेट में आकर 80,000 लोग घायल हुए हैं, जबकि सीरिया में घायलों की संख्या है 8,000। तुर्की के अस्पतालों में 85,000 लोगों को भर्ती करवाया गया। इस बीच तुर्की में एक बार फिर से भूकंप के झटके भी महसूस किए गए और इसकी तीव्रता थी 4.7। तबाही के बीच शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें भी आ रही हैं। अब तक लूटपाट करने वाले 98 लोगों को तुर्की में गिरफ्तार भी किया गया है। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो सकता है। Allah kurban olayım, bize yardımcı olun. मलबे से निकला मासूम। रोमियो जूली को सलाम। ऑपरेशन दोस्त रुकेगा नहीं। जब तक लाइव विक्टिम्स मिलते रहेंगे हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। जब इसकी संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम डीएनएट कर लेंगे। जंग अभी जारी है। क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। मिडिल ईस्ट के इन देशों में तबाही की तस्वीरें इतनी हैं कि आंखें भी पथराने लग जाएं।
चारों ओर मलबे के ढेर हैं। कब्रिस्तान लाशों से भरते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच भारत समेत दूसरे देशों से यहां आए देवदूत किसी भी हाल में बचे हुए आखिरी इंसान को भी बचा लेने की जंग लड़ रहे हैं। 8 दिन बीत जाने के बाद भी जिंदगी की तलाश जारी है। यहाँ एक बच्चा और महिला मलबे में फंसे हैं और उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम कटर लेकर पहुंची हुई है। ये लोग बेहद सहमे हुए हैं। आखिरकार देवदूत इन्हें बचा पाने में कामयाब हो गए हैं। रेस्क्यू टीम लोगों की जान बचाने के साथ साथ यहाँ राहत शिविरों में रह रहे बच्चों के बचपन को लौटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बच्चे रेस्क्यू टीम के साथ खेल कूद कर रहे हैं और बहुत खुश भी हैं। इस बीच जी न्यूज की टीम भी भारत से यहाँ आए रेस्क्यू टीम के बीच मौजूद है, जहाँ ऑपरेशन दोस्त चलाया जा रहा है। इन्होंने प्रण लिया है कि जब तक सभी को बचा नहीं लिया जाता वो यहाँ से नहीं हटेंगे। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के लिए जिसके लिए हम तैयार रहते हैं, तो ये 2 वीक्स बेसिकली के लिए हमारी डिप्लॉयमेंट होती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर जब तक लाइव विक्टिम्स मिलते रहेंगे हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। जब इसकी संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम डी-इंडक्ट कर लेंगे। अब हम आपको बताते हैं क्यों हम ये कह रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं है। दरअसल भूकंप के झटके रह रहकर यहां आ रहे हैं। ये है तुर्की का पलाटा गांव, जहां के लोग मदद की आस लगाए हुए हैं। यहां इन लोगों की दुनिया तो पूरी तरह उजड़ ही गई है, लेकिन पलाटा गांव की ओर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है। एक छोटा सा गांव होने की वजह से यहाँ राहत की चीजें बहुत कम मात्रा में मिल पा रही हैं। दूसरी ओर यहाँ मवेशी भी जहाँ तहाँ मरे पड़े हैं। इनकी बदबू पूरे इलाके में फैली हुई है, जिससे महामारी का नया खतरा पैदा होता जा रहा है। Hastalık yapacağı kokuyor zaten. Evet. Aşırı şekilde yani hastalık şeyler diye korkuyor yani. Başka bir şeyimiz yok, artık olan oldu yani. Korumayla gezmeyi biliyorsun sen. यहाँ के हालात इतने खराब हैं कि ये शख्स अपनी सरकार को कोस रहा है और गुस्से में है। Türkiye uçuyor diyenler. Berat Efendi. Sülalesi neredesiniz lan? Burada biz bizeyiz. Siz yoksunuz. Yoktunuz. Sömürmekten başka hiçbir şey yapmadınız. 5000 tane korumayla gezmeyi biliyorsun sen. यहाँ ये लड़की करीब हफ्ते भर से फंसी हुई थी, सांसें उखड़ती जा रही थी, लेकिन आखिरकार इसकी जान में जान तब आई जब यहाँ देवदूत पहुंचे और इसे मौत के मुंह से खींच निकाला। आंखों में जिंदगी बचने का सुकून साफ देखा जा सकता है। इसी तरह यहाँ भी रेस्क्यू टीम इस व्यक्ति को बचाने में कामयाब हो गई है। शुक्र है जहां एक और मातम की तस्वीरें दिख रही हैं, वहीं यहां राहत देने वाली तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं। लेकिन इसके परिवार के करीब 15 लोग मारे जा चुके हैं। Dükkandaydı o anda deprem anında. Sağ olsun polis arkadaşlar bulmuş getirmişler depremden. Yardımcı oldular. Resmini attılar. Buldular benim dükkandan numaramı. Depremde de şehidimiz çok. 15'e yakın şehidimiz var. ऑपरेशन दोस्त की रेस्क्यू टीम में ऐसे जाबाज भी हैं जो जमीन सूंघ कर भी मलबे के ढेर से मासूमों को बचा रहे हैं। जी न्यूज भी ऐसी ही एक टीम के साथ है, जहां रोमियो और जूली नाम के एनडीआरएफ के फरिश्तों ने
तुर्की में 6 साल की मासूम की जान बचाई है। ये बच्ची 80 घंटे तक मलबे के ढेर में फंसी रही। दरअसल मिशन के तहत पहले जूली मलबे के अंदर गई। उसने बच्ची को जिंदा देखा तो भौंकने लगी। इससे पता चला कि ये बच्ची अभी जिंदा है। पहले जूली ने इंडिकेशन दिया, उसके बाद उस रोमियो को छोड़ा गया। रोमियो ने कंफर्म किया कि वहाँ पे लाइव विक्टिम है। अच्छा, इंडिकेशन कैसे मिला कुंदन जी, किस तरह जैसे इसको लाइव विक्टिम मिलते के साथ ही सेंट मिलता है तो डिगिंग बार्गिंग करती है, बार्गिंग करना शुरू कर, भौंकना शुरू कर देती है ये। इससे हैंडलर को पता लगता है कि यहाँ पे लाइव विक्टिम है। मौत से टक्कर लेने की कहानी और भी है। तुर्की के शहर हताय में एक और चमत्कार हुआ है। रेस्क्यू टीम के सदस्यों के चेहरे पर उस वक्त मुस्कान आ गई जब एक और बच्ची मलबे के ढेर में उम्मीद भरी जिंदगी का इंतजार करते दिखी। इस मासूम ने 150 घंटे तक मौत से सीधी टक्कर ली और जिंदगी की जंग जीत ली। तुर्की से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब वक्त है यूक्रेन वॉर जोन से जी मीडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट का। जी न्यूज की वॉर रिपोर्टर शिवांगी ठाकुर आपको वॉर जोन से पल पल की जानकारी दे रही हैं। यूक्रेन वॉर के दौरान जिन शहरों का नाम सबसे ज्यादा चर्चित रहा उनमें से एक शहर है बूचा, जो वॉर में नरसंहार का प्रतीक बन गया। शिवांगी ठाकुर नरसंहार की खबरों के बाद भी बूचा गई और वॉर के 1 साल पूरा होने पर भी बूचा पहुंची। क्या इस शहर के जख्म भर गए? क्या लोगों में अब भी रूस के हमले का डर बना हुआ है? रूस यूक्रेन वॉर पर बूचा की क्या है राय? देखिए हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये अप्रैल 2022 की तस्वीरें हैं, जब यूक्रेन के बुचा से युद्ध की सबसे भयावह तस्वीरें आनी शुरू हुई थी। रूस की सेना बुचा से वापस लौटी थी और इसके बाद यूक्रेन की तरफ से इस शहर में रूसी सेना पर वॉर जोन के सबसे बड़े नरसंहार का आरोप लगाया गया था। दुनिया भर में बुचा का नाम नरसंहार का प्रतीक बन गया था। जी न्यूज की वॉर रिपोर्टर शिवांगी ठाकुर तब भी वहां पर मौजूद थी। जंग 2 देशों के बीच जारी है, लेकिन इसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी यूक्रेन के बूचा में है और बूचा में जो नरसंहार हुआ है उसकी तस्वीरें विचलित करती हैं। एक तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बूचा शहर के बीचों बीच आप जहां भी चले जाइए इसी तरह से डेड बॉडीज पड़ी हैं। 1 साल पहले बुचा में हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर दिख रहा था। लेकिन वॉर जोन में युद्ध के 1 साल बीतने के बाद यहाँ की तस्वीरें कैसी हैं? जिंदगी पटरी पर आई या नहीं? युद्ध में मिले जख्म भरे कि नहीं? ये देखने शिवांगी ठाकुर एक बार फिर से बुचा पहुंची। सबसे पहले शिवांगी उस चर्च के पास पहुंची जहां पर मॉस ग्रेवयार्ड देखने को मिला था। ये छोटा टेडी बियर, फूल और रिबन बता रहे हैं कि कुछ देर पहले ही कोई किसी अपने को याद करके यहाँ से गया है। शिवांगी ठाकुर ने यहाँ पर मौजूद लोगों से मौजूदा हालात के बारे में पूछा तो मालूम चला जख्म भरने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। जहां मैं आप पहुंची हूं, आपको बता दें कि ये वही इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा बर्बरता देखने को मिली थी। यूक्रेन के बूचा में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और 9 महीने बाद यहाँ पर हम पहुंचे हैं। ये देखने आए हैं कि आखिर पहले से यहाँ पर हालात कितने अलग है। ठंड बहुत ज़्यादा है, लगातार यहाँ बर्फबारी हो रही है और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पिछली बार यहीं से हमने आपको वो रिपोर्ट दिखाई थी कि इसी इलाके में ये चर्च का पूरा इलाका है और कैसे जब रूसी सेना यहाँ से वापस लौट गई थी तो इस पूरे इलाके से जो मास ग्रेवयार्ड वो देखने को मिला था और तमाम लोग अपने परिजनों को यहाँ दफनाकर आनन फानन में अपनी जान बचाकर यहाँ से लौट गए थे। जब रूसी सेना यहाँ से वापस गई, यूक्रेन की सेना यहाँ वापस पहुँची, तब इस पूरे इलाके को फिर से
वापस से इसको खोदा गया और लोग अपने परिजनों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि लगभग जितने भी शव यहाँ मिले वो सब काले रंग के प्लास्टिक बैग में थे। और जब यहाँ से वो तमाम शव निकाले गए तो आप पीछे देखिए कि जो भी लोग वापस पहुँच रहे थे वो अपने परिजनों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे और पहचानने के बाद उनको अंतिम क्रिया के लिए यही बगल में दफनाया जा रहा था। जी न्यूज की वॉर रिपोर्टर शहर के अंदर भी पहुंची। यहाँ पर नजर आया धीरे धीरे बुचा डराने वाली यादों से उबर रहा है। सड़कों पर कारें थी, लोग थे, तस्वीरें थोड़ी बेहतर दिख रही थी। बूचा की सड़कों पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और ये वही सड़कें हैं जहां पर कभी एक बार लाशों का अंबार लगा हुआ था। इन्हीं सड़कों पर जगह जगह पर रूस की सेना के जाने के बाद तबाही की तस्वीरें देखने को मिली थी, लेकिन अब तस्वीरें देखिए, तस्वीरें अब बिल्कुल अलग है। यहाँ चहल पहल है, दुकानें खुली हुई है, लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कोई अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आ रहा है। और जब आप आम लोगों से बातचीत करते हैं तो वो साफ तौर पर आपको यही कहते हैं कि अब हमें डर नहीं लगता है, बहुत समय बीत चुका है, ये युद्ध निरंतर जारी है और अब ये एक अंतहीन युद्ध बन चुका है। ये कब खत्म होगा हमें नहीं पता, लेकिन इसे खत्म होना चाहिए। कुछ छोटे बच्चे आते दिखाई दिए तो हमने उनसे जानने की कोशिश की, एक साल में बुचा में क्या क्या बदला और बुचा में कितना डर बाकी है। बूचा में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, बर्फबारी हो रही है, लेकिन हमें ये बच्चे मिले हैं जो यूक्रेन का भविष्य हैं और जिस तरह से उनके देश में युद्ध चल रहा है, इन बच्चों की मनस्थिति क्या है और खासकर बूचा में इस वक्त क्या चल रहा है, जरा इनसे बातचीत करते हैं। हाय, व्हाट्स योर नेम? Nika. How old are you? I'm 11. And you are from Bucha? Yeah. So you are back here and do you feel scared? No. No. Like I felt scared when the war started, but then I felt a little bit better. Do you want to say something more? Or do you want I want war to stop. What do you want? I want... Как сказать, закончилась война? Finish war. Finish war. There should not be any war. The war should end. Yes. Yes. So you are in Bucha. Do you feel scared here now? No, I don't scared. You don't feel scared? Yes. बुचा वो शहर है जिसका नाम यूक्रेन, रूस के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के राष्ट्रपतियों के मुंह से सुना गया। यूएन में भी बुचा नरसंहार का मुद्दा गूंजा। रूस और यूक्रेन के बुचा पर अपने अपने दावे थे। तस्वीरें उस वक्त बेहद भयावह थी और यूक्रेन लगातार ये कहता आया है कि लगभग 450 से ज़्यादा लोग बूचा में मारे गए। रूस की सेना ने न सिर्फ आम लोगों को मारा बल्कि महिलाएं जो हैं उनके साथ भी दुष्कर्म किया गया और यूक्रेन की इस बात को लगातार रूस झुठलाता रहा है। रूस ये कहता रहा है कि बूचा में जो कुछ भी हुआ यूक्रेन ने खुद किया है। हालांकि किसने किया और क्यों किया इसका जवाब किसी को नहीं पता, लेकिन बूचा के लोगों ने जो कुछ भी उस वक्त देखा था उसको याद करके एक बार फिर से सिहर उठते हैं। दोनों देशों के दावे अपनी अपनी जगह हैं। फिलहाल यूक्रेन के ऐसे हालात नहीं कि इन दावों का परीक्षण हो पाए, लेकिन एक बात तो साफ है, लोग चाहते हैं वॉर खत्म हो जाए ताकि जिंदगी अपनी पुरानी रफ्तार से दौड़ सके। जो कुछ यहाँ के लोगों ने खो दिया वो वापस नहीं मिलेगा, लेकिन जो बाकी है उसे बुचा के लोग संजोना चाहते हैं। जो तस्वीरें देखने को मिली थी बर्बरता की, उसके बाद ऐसा लगा नहीं था कि लोग जल्दी यहाँ पर वापस लौटेंगे, लेकिन इस वक्त जो हम देख पा रहे हैं उससे ये तो बताया जा सकता है कि देखिए लोग जो है वो यहाँ पर एक बार फिर से लौट रहे हैं और आम जीवन पटरी पर लौटने की कोशिश यहाँ पर लोगों द्वारा की जा रही है। बूचा की सड़कों से कैमरा पर्सन एस.के. चंद्रशेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। अमेरिका में इन दिनों कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। वहां पहले चीन का गुब्बारा नजर आया, फिर अमेरिकी फाइटर जेट्स ने 9 दिनों के अंदर 4 बार किसी अनजान चीज को मार गिराया। ऐसा दावा है कि ये अनजान चीजें एलियन एयरक्राफ्ट्स हैं। अमेरिका के जनरल एलियन दिखने का दावा क्यों कर रहे हैं?
इस रिपोर्ट में समझिए। अमेरिका के आसमान में दिखी अजीबोगरीब चीज क्या एलियन है? क्या अमेरिका की एयरफोर्स ने एलियन एयरक्राफ्ट को मार गिराया? ये सवाल हमारा नहीं, एक अमेरिकी पत्रकार ने ये सवाल पूछे हैं और इसके जवाब में अमेरिकी एयरफोर्स जनरल ने जो कहा उससे पूरी दुनिया में एलियन पर नई बहस शुरू हो गई। Hi, thanks, Pat, and thanks for doing this. This is for General Van Herk. Because you still haven't been able to tell us what these things are that we are shooting out of the sky, that raises the question, have you ruled out aliens or extraterrestrials, and if so, why? Because that is what everyone is asking us right now. Yeah, thanks for the question, Helene. I'll let the intel community and the counterintelligence community figured that out. I haven't ruled out anything at this point. We continue to assess every threat or potential threat unknown that approaches North America with the attempt to identify it. तो सुना आपने, अमेरिकी जनरल ने साफ-साफ कहा कि एलियन की खबरों को नकारा नहीं जा सकता। एलियन के सवाल पर उन्होंने जांच की बात कही है। तो क्या ये यूएफओ अमेरिका की जासूसी करने आए हैं? ये सुनने में थोड़ा बचकाना लग सकता है, पर अभी तक अमेरिकी सेना ने इन खबरों का खंडन नहीं किया है। यूएस नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड यानी नोरैड के प्रमुख जनरल वेन हर्क ने कहा कि हम इसे पहचानने की कोशिश करने के साथ ही हर संभावित खतरे और अज्ञात खतरों का आकलन कर रहे हैं। सेना तुरंत यह निर्धारित करने में असमर्थ थी कि ये तीनों आसमान में किस तरह से उड़ान भर रहे थे। हमें इस अज्ञात एयरक्राफ्ट के इंजन का भी कोई अंदाजा नहीं है। नोराड एक ऐसी एजेंसी है जो पूरे अमेरिका के आसमान पर नजर रखती है। बीते कुछ सालों में अमेरिकी रक्षा विभाग ने यूएफए की मौजूदगी पर अध्ययन किया है। सरकारी बोलचाल में अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना या यूएपी कहा जाता है। एक सीनियर मिलिट्री लीडर के मुताबिक अब तक यूएपी से जुड़ी सैकड़ों रिपोर्ट्स की जांच हुई है। साल 2004 में अमेरिका के एक नेवी पायलट ने एक रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान एक यूएफओ देखा था। पायलट ने बताया कि उन्होंने पानी में कुछ ऐसी हरकत देखी, फिर उन्होंने सफेद धब्बे जैसी कोई चीज देखी जो बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी। यानी अमेरिका में एलियन और यूएफओ की मौजूदगी की खबरें भी कोई नई बात नहीं है, पर बीते कुछ दिनों में अमेरिका के आसमान में मिल रही वो अनजान चीजें क्या सच में यूएफओ है, इसके जवाब का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।